बांग्लादेश में तारिक रहमान जीते, ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या? सवाल लाजमी है, लेकिन फ़र्क पड़ता है क्या? ये हम बताते हैं। बांग्लादेश चुनाव के नतीजे वैसे ही आए जैसे हमने अंदाज़ा लगाया था। रहमान को बहुमत मिला, जमात को विपक्ष और नाहिद इस्लाम को रियलिटी चेक। अब सबके मन में यही सवाल है कि आगे क्या? देखिए, मैं ब्लंटली बोलूँगा, सबसे पहली जीत तो यही है कि बांग्लादेशी जमात हार गई। लेकिन भारतीय सरकार की पॉलिसी शिफ्ट, हसीना एट ऑल कॉस्ट से स्टेबिलिटी एट ऑल कॉस्ट हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं, पर पड़ोस में शांति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पड़ोसी शांत रहेगा तो उसका असर हमारे सीमांत क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा, खासकर जब असम और बंगाल में चुनाव है। अब आइए देखते हैं बांग्लादेश में रहमान की जीतने से भारत के लिए क्या बदला है, फायदे क्या हैं, जोखिम क्या हैं और असली तस्वीर क्या है। सबसे पहला बदलाव नैरेटिव का। अब ढाका में वह सरकार नहीं है जिसे दिल्ली की पसंद कहा जाता था। सालों तक ये नैरेटिव गढ़ा गया था कि भारत सिर्फ अवामी लीग के साथ खड़ा है, शेख हसीना के साथ खड़ा है, लेकिन इस बार कहानी अलग रही। दिल्ली ने नतीजा आते ही तारिक रहमान का स्वागत करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। शुरुआती बधाई, तेज कूटनीतिक संपर्क, ये साफ संकेत था कि भारत व्यक्ति नहीं, स्थिरता के साथ खड़ा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सीमा से लगे जिले सतखीरा, रंगपुर, कुश्तिया, यहाँ जमात और एनसीपी की पकड़ मजबूत हुई है। यानी ढाका में केंद्र भले ही संतुलित हो, जमीनी स्तर पर सीमा बेल्ट वैचारिक रूप से भारत के प्रति सख्त हो जाती है। 4096 किलोमीटर की सीमा कागज पर नहीं चलती, जमीन पर चलती है, और जमीन पर स्थानीय सांसद, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, इनका असर पड़ता है। यही रहमान की 2/3 बहुमत भारत के लिए भी राहत है। उन्हें जमात के सहारे सरकार नहीं चलानी है। 2001 वाला समीकरण नहीं है जहां बीएनपी को इस्लामी हार्डलाइनर्स के साथ समझौता करना पड़ा था। अब अगर रहमान चाहें तो वे कट्टरपंथी दबावों को किनारे कर सकते हैं। सवाल यह है, क्या वे करेंगे? वे करना चाहें या ना करना चाहें, पर सच यही है कि दोनों के लिए उनके पास पॉलिटिकल स्पेस बहुत कम है। अब अर्थव्यवस्था पर आइए। बांग्लादेश की हालत अभी आर्थिक सुधार की मांग कर रही है। ऐसे में भारत से 2000 मेगावाट से अधिक बिजली आयात बंद करना कोई विकल्प नहीं है। अदानी पावर डील पर पूर्ण विचार हो सकता है, टैरिफ पर राजनीतिक बयान भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अंधेरे में ढाका नहीं रह सकता। ट्रेड 13 अरब डॉलर से अधिक है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, अगरतला अखोड़ा रेल, ट्रांजिट कॉरिडोर, ये विन विन मॉडल है। रहमान यदि इन्हें इंडियन डोमिनेंस के बजाय म्यूचुअल बेनिफिट के रूप में फ्रेम करते हैं तो आर्थिक निरंतरता बनी रहेगी। अब सबसे बड़ा लाइव मुद्दा, गंगा जल संधि। 1996 की 30 साल की संधि दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है। भारत अतिरिक्त 30-35 हज़ार क्यूसेक पानी मांग रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल की सिंचाई ज़रूरतों के लिए। दूसरी तरफ रहमान फेयर शेयर को चुनावी वादा बना चुके हैं, यानी बातचीत आसान तो नहीं होगी, लेकिन यही वह क्षण है जहां परिपक्व कूटनीति की परीक्षा है। तीस्ता तो पहले से ही अटकी है। ममता बनर्जी की आपत्ति के कारण समझौता कभी साइन नहीं हो पाया। रहमान ने इसे संयुक्त राष्ट्र तक ले जाने की बात कही है। भारत ने तीस्ता मास्टर प्लान को फंड करने का प्रस्ताव दिया है ताकि चीनी डेवलपर्स उस क्षेत्र में पैर ना जमा सके। यदि दिल्ली ये प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा करती है तो बिना औपचारिक संधि के भी समाधान का रास्ता निकल सकता है। अब सुरक्षा पर आइए। फरवरी 2026 के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर फिर चर्चा में है। उत्तरी बांग्लादेश के बॉर्डर जिलों में जमात की मजबूरी भारत के लिए ग्रे जोन चुनौती है। इसीलिए धुबरी, किशनगंज और चोपड़ा में नई सैन्य तैनातियां सुदर्शन नहीं, सतर्कता का प्रतीक है। S-400 और रफाल की छतरी ने साफ कर दिया है कि चिकन नेक अब सिर्फ भूगोल नहीं, रणनीतिक प्राथमिकता है। लेकिन हर सुरक्षा तैयारी के बीच एक यथार्थ भी है। रहमान की टीम ने बॉर्डर किलिंग्स को लाल रेखा बताया है, लेकिन रहमान को बांग्लादेश की तरफ से हो रहे इलीगल इमिग्रेशन पर रोक लगाने की ज़रूरत है, जिस पर भारत जोर डाल सकता है। ऐसे में स्थिति यह है कि यदि भारत सीमा पर आक्रामकता कम करता है और ढाका यह सुनिश्चित करता है कि बांग्लादेशी जमीन पर उल्फा जैसे समूहों को पनाह ना मिले, तो एक प्रैग्मेटिक पीस संभव है। प्यार नहीं, पर स्थिरता। और अंत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। 2024-25 की अस्थिरता के बाद ये दिल्ली के लिए रेड लाइन है। रहमान ने इंक्लूसिव स्टेट की बात तो कही है, धर्म निजी है, राज्य सबका है। अगर ये वादा जमीन पर उतरता है तो सीमा पार सांप्रदायिक तापमान कम होगा, अगर नहीं तो ये रिश्ता पहली परीक्षा में ही दरक सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? तारिक रहमान की जीत में ना तो भारत के लिए उत्सव है, ना खतरे की घंटी। ये एक रीसेट का अवसर है।
दिल्ली ने हसीना एट ऑल कॉस्ट से स्टेबिलिटी एट ऑल कॉस्ट की ओर जो शिफ्ट बढ़ाया है वही असली रणनीति है, क्योंकि अंततः पड़ोस में अराजकता वैचारिक नारों से नहीं, आर्थिक और सुरक्षा संरचनाओं से संभाली जाती है। बांग्लादेश बदला है, संकेत ये भी है कि 2026 में इस बदलाव को वैधता देने में भारत की सबसे बड़ी भूमिका थी। ऐसे में देखना यह भी है कि तारिक इस मौके का कैसा उपयोग करते हैं। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।